हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब पर आपका बहुत ज़ोरदार स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बेटा आधुनिक काल किया था, और आधुनिक काल में जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो टॉपिक बनते हैं, चाहे वो रचनाकार हैं, चाहे कोई प्रवृत्तियाँ हैं, या कोई विशिष्ट कोई भी ऐसा बिंदु है, उस पर हम ज़रूर चर्चा करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें जो चर्चा करेंगे छायावाद, द्विवेदी युग के बाद की जो समयावधि है वो छायावाद, कल विषय संबंधित हमने चर्चा की थी। तो छायावाद की मुख्य जो प्रवृत्तियां हैं, अर्थात छायावाद में जो रचनाएं रची गई, उन रचनाओं में ज़्यादातर रचनाओं में किस प्रकार की प्रवृत्तियां, किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिली, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, छायावाद की प्रवृत्तियों की अगर हम बात करते हैं तो छायावाद की प्रवृत्तियों में सबसे पहले है अभिव्यंजना। अभिव्यंजना कह लो या अभिव्यंजन कह लो। तो इस अभिव्यंजना और अभिव्यंजन, और इसके सामने दिखेगा एक शब्द लिखा हुआ है, और शब्द है आत्म अभिव्यंजना। दमदार पॉइंट है ये प्यारे बच्चों, इसको समझेंगे तो ये आत्म अभिव्यंजना है क्या। देखिएगा, अगर बात करता है आत्म अभिव्यंजना की, तो देखिए ये है क्या बेटा। छायावाद से पहले द्विवेद युग था, उससे पहले भारतेंदु युग था, और भारतेंदु युग से पहले रीतिकाल था। कहीं पर भी देख लीजिएगा, द्विवेदी युग तक की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी रचनाकार ने, किसी भी रचनाकार कह लो आप या कवि कह सकते हो आप, किसी भी रचनाकार या कवि ने अपने बारे में नहीं बताया, अर्थात अपने बारे में नहीं बताया। वो या तो राजाओं की प्रशंसा करता था, या किसी नायक की प्रशंसा करता था, या भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय काव्य धारा की भी कविताएं उसमें लिखेगी, देश के बारे में वो बात करते थे वो कवि। लेकिन यहाँ है आत्म अभिव्यंजना। तो आत्म अभिव्यंजना मतलब खुद को या अपने आप को अभिव्यक्त करना। अब आते हैं बेटे, बात करते हैं छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ हुए हैं, उन चारों स्तंभ जो हुए हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं। चारों की अगर हम रचनाओं को उठा के देखते हैं तो चारों की चारों ने अपनी रचनाओं में अपने आप को अभिव्यक्त किया है। आप निराला जी को देखो, चाहे उसकी सरोज स्मृति रचना रही हो, काफ़ी शोक गीत माना जाता है, तो अपने जीवन के बारे में बताया। अगर हम पंत को देखते हैं तो पंत ने भाई मौन जो निमंत्रण है उसके माध्यम से अपने बारे में बताया है। महादेवी वर्मा अपने जीवन की व्याथा सुनाई रही है, मैं नीर भरी दुख की बदली। जयशंकर प्रसाद ने आंसू नामक जो महाकाव्य लिखा है उसमें अपने बारे में बताया है। तो छायावाद के जो कवि हुए हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य में पहली बार अगर किसी काल के रचनाकार या कवियों ने अपने बारे में बताने की कोशिश की है तो वो छायावादी है। इन्होंने अपने प्रेम के बारे में बताया है और ज़्यादातर प्रकृति के बारे में चित्रण किया है, इसलिए छायावाद नाम पड़ा इसका। तो बेटा, छायावाद की ये प्रमुख प्रवृत्ति है जिसमें सबसे पहले रचनाकार या कवियों ने अपने जीवन के बारे में बताने की कोशिश की। इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों ने अपने बारे में नहीं बताया था। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है बेटे सौंदर्य चित्रण। देखिएगा, बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये सौंदर्य चित्रण। वैसे सिंपल दिखता होगा आप लोगों को, लेकिन इसमें है सौंदर्य चित्रण क्या है। अब बात करते हैं जो सौंदर्य चित्रण है, तो सौंदर्य चित्रण जब छायावादी कवियों ने सौंदर्य चित्रण किया है, सौंदर्य का मतलब होता है बेटा सुंदरता। तो जब इन्होंने सुंदरता का चित्रण किया है या वर्णन किया है तो और कवियों से हटकर किया है, अर्थात सौंदर्य चित्रण में इन्होंने कहीं पर भी, सौंदर्य चित्रण में इन्होंने कहीं पर भी विलासिता या मासलता जो रीति काल में कूट कूट कर भरी हुई थी, वहाँ उस प्रकार का सौंदर्य नहीं किया, सौंदर्य चित्रण या सौंदर्य वर्णन नहीं किया। इन्होंने जो सौंदर्य चित्रण किया है, जैसे रीतिकाल की बात करें या हम आदिकाल की बात करते हैं
या जिसने भी सौंदर्य का वर्णन किया वो बाह्य रूप से करते थे, अर्थात बाह्य रूप से सौंदर्य चित्रण करते थे। लेकिन इन कवियों ने आंतरिक रूप से सौंदर्य चित्रण किया बेटे। किस रूप से? आंतरिक रूप से सौंदर्य चित्रण किया है। तो ये चीज हमें ध्यान देने के कि भी जो इनका जो सौंदर्य चित्रण है वो आंतरिक है, गुणों की वो करते हैं। सौंदर्य का अगर चित्रण करते हैं तो गुणों का जो वर्णन करते हैं, सौंदर्य गुणों का, उसमें भी ये शालीनता का परिचय देते हैं, सभ्यता का परिचय देते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का मायने में कहते हैं कि भी नील परिधान बीच खिला सुकुमार, तो बिल्कुल शालीनता से एकदम खुला हुआ रीतिकाल की तरह या मार्शलता का वर्णन नहीं किया है। सौंदर्य चित्रण में इन्होंने आंतरिक गुणों की सौंदर्यता का वर्णन किया है और बाह्य सौंदर्य वर्णन भी किया है, तो उसमें भी इन्होंने मर्यादा का ध्यान रखा है। भी मर्यादा को उल्लंघना नहीं है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। कई मायनों में छायावाद अलग है। अगला है श्रृंगार निरूपण। तो श्रृंगार निरूपण की अगर बात करते हैं तो श्रृंगार निरूपण की बात की जाए तो बेटा श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक तो भाई संयोग पक्ष और दूसरा है वियोग पक्ष। संयोग पक्ष और वियोग पक्ष बेटे। तो जो छायावाद के कवि हैं, छायावाद के कवियों में श्रृंगार के दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं, चाहे वो संयोग पक्ष हो चाहे वियोग पक्ष हो। लेकिन वियोग पक्ष का चित्रण इन कवियों में ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? अब वियोग पक्ष की अगर हम बात करें तो वियोग होता है दुख में बिछुड़ना। तो छायावाद को जो छायावाद नाम दिया गया है उसको एक दुखवाद है जिससे प्रभावित थी महादेवी वर्मा जी। तो चारों के चारों जो कवि हैं उन्होंने दुख को ज़्यादा वर्णन किया, दुख का या दुख को ज़्यादा वर्णित करने की कोशिश की। अब दुख को वर्णन करने की कोशिश की तो छायावाद का जो मेन पॉइंट रहा वो इनका दुख ही रहा था, इसलिए छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, दुख में महादेवी वर्मा हो, चाहे निराला हो, चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, राम की शक्ति पूजा में निराला हताश हो जाता है, हताश हो जाता है तो वहाँ पर विरह का। उसी तरह से आंसू में जयशंकर प्रसाद ने पूरा का पूरा विरह अर्थात श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन किया है। और महादेवी वर्मा तो अपने आप को दुख मानती थी कि मैं दुख भरी नीर की बदली और मैं काफ़ी पीड़ित हूँ, इस आकाश का कोई भी कोना मेरा नहीं होना, इतनी दुख से वो आहत है। इसी तरह से पंत भी दुख से आहत हैं। तो श्रृंगार रस का जो वर्णन किया है छायावादी कवियों ने वो संयोग पक्ष के साथ साथ वियोग पक्ष का भी किया है। इनकी जो रचनाएं हैं चाहे वो बेटे पंत की हो, निराला की हो या जयशंकर प्रसाद की हो या महादेवी वर्मा की हो, श्रृंगार रस का वियोग पक्ष देखते ही बनता है, झलकता है। अब अगला जो पॉइंट है वो अभी नारी भावना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। हाँ, एक बात और बता दूं मैं, श्रृंगार जो निरूपण है या श्रृंगार रस का वर्णन इससे पहले जो द्विवेदी युग था उसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि द्विवेदी जी एक अनुशासक की तरह अपने कवियों से काम कराते थे। तो श्रृंगार रस को बिल्कुल अवॉइड किया था। श्रृंगार रस का वर्णन छायावाद में फिर हुआ। अब नारी भावना मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटे, ये ऐसा पॉइंट है जो छायावादी कवियों को पूरे के पूरे हिंदी साहित्य में अलग पहचान दिलवाता है, अलग पहचान बनवाता है। तो नारी के प्रति इनकी जो सोच थी, जो भावना थी, तो नारी के प्रति इनकी जो सोच और भावना थी वो क्या थी प्यारे बच्चों? वो ये थी कि नारी के प्रति आप अगर हिंदी साहित्य में छायावाद को छोड़ देते हैं, छायावाद को आप कोई भी उठाइए जहाँ पर भी नारी का जिक्र हुआ है, भाई द्विवेदी युग कहता है नारी को शिक्षित कीजिएगा, उसको शिक्षा की ज़रूरत है, उसको अधिकार दीजिए। उससे पहले भारतेंदु युग में भी नारी का जो मासलता है, श्रृंगार का वर्णन हुआ है, रीतिकाल तो भरा हुआ है, आदिकाल में भी ये देखने को मिलता है।
तो छायावादी कवियों ने नारी का शरीरी प्रेम नहीं किया बेटा, शरीरी प्रेम नहीं है इसका, अशरीरी प्रेम। ये शरीर से प्रेम नहीं करते थे नारी के, ये नारी के गुणों से प्रेम करते थे, ये नारी के बेटा विचारों को पूजते थे। छायावादी कवि नारी को माँ, बहन तथा देवी के रूप में मानते थे, चाहे उसमें पंत हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे निराला जी हो। तो छायावादी कवियों ने जो नारी का चित्रण किया है वो लीक से हटकर किया है, मासलता को कहीं कोई स्थान नहीं दिया। ये नारी से अशरीरी प्रेम करते, शरीर से प्रेम नहीं करते थे, उनके विचारों से, उनकी भावना से प्रेम करते थे। और चाहे इनका मिलन नहीं हुआ वो नायक नायिका का, फिर भी इन्होंने अपनी नायिका के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप या दोष नहीं मंडाया। भाई ये बात हमें ध्यान देनी है। कई बार पूछा जाता है कि छायावाद की जो नारी थी वो कैसी थी। छायावाद की नारी का मतलब यहाँ समझना आपको कि छायावादी कवियों ने नारी का चित्रण किस रूप में किया है। तो बेटे अब है रहस्य भावना। ये रहस्य जो भावना है वो बिल्कुल मिलती है छायावादी कवियों में, आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का दूसरा नाम रहस्यवाद भी कहा है। कि रहस्यवाद, जैसे कल की वीडियो में बता रहा था, रहस्यवाद अर्थात छायावाद के कवि अपने अज्ञात प्रियतम में खो जाते हैं। काव्य विषय की दृष्टि से इनका जो काव्य विषय रहा उसमें रहस्य को मुख्य स्थान दिया गया, इसीलिए इसको रहस्यवाद भी कहा जाता है। रहस्य शब्द का मतलब होता है बेटे राज। राज अर्थात इनका ये ऐसा मानते थे कि कुछ ना कुछ राज है। अब चाहे कामायनी में बार बार जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि कौन हो तुम, कौन हो, क्या हो तुम, चाहे श्रद्धा को कहते हो, तो बार बार कामायनी में जयशंकर प्रसाद को रहस्य की खोज या तलाश में भटकता देखना आप। इसी तरह से मौन निमंत्रण कविता पंत की है, तो वहाँ पर भी कौन मुझे मौन निमंत्रण दे रहा है, तो वहाँ पर भी रहस्यवाद देखने को मिलता है। अब बात करते हैं राम की शक्ति पूजा में। राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने रहस्यवाद को दिखाया है। और रहस्यवाद कैसे दिखाया है कि भी मैं धिक्कार है जो सदा ही करता आया शोध, धिक्कार है सदा ही करता आया शोध, और धिक वो जीवन जिसे सदा मिला विरोध। तो प्यारे बच्चों इन्होंने कहीं ना कहीं रहस्यवाद को दिखाया है। अब बात आती है महादेवी वर्मा की। तो बेटा हिंदी साहित्य में दो ही रहस्यवादी मेन कवि माने जाते हैं, बड़े कवि माने जाते हैं। एक तो कबीरदास जी माने जाते हैं और दूसरे माने जाते हैं बेटे महादेवी वर्मा जी। तो कबीरदास जी का जो रहस्यवाद था वो साधनात्मक था, भगवान की साधना करते थे, साधनात्मक था। लेकिन महादेवी वर्मा का अगर रहस्यवाद पूछा जाता है तो इनका रहस्यवाद भावात्मक था। ये चाहे दुख भरी नीर की बदली हैं, लेकिन आज तक ये कोई पता नहीं लगा पाया कि महादेवी वर्मा का प्रियतम कौन था, इनका प्रिय कौन था। तो वो भी आज इन्होंने राज ही रखा है। प्यारे बच्चों अब बात आती है, इसीलिए विद्वानों ने खासकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद नाम देना उचित समझा। तो प्यारे बच्चों छायावाद के कवियों में रहस्य भावना देखने को मिलती है और महादेवी वर्मा में ये अपने चरम उत्कर्ष पर थे। हिंदी की महान कवियत्री, छायावादी कवियत्री भी और रहस्यवादी कवियत्री भी, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रकृति चित्रण लीजिएगा बेटे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में ये कवि इतने खोए कि राम कुमार वर्मा ने कहा कि इसको प्रकृतिवाद कह सकते हैं हम। प्रकृति चित्रण में छायावादी कवि इतने खोए कि राम कुमार वर्मा कहते हैं कि इस युग को हम प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं। छायावाद के जो प्रसिद्ध कवि पंत हैं उनको प्रकृति प्रेमी, प्रकृति के चितेरे, प्रकृति के लाडले कवि कहा जाता है। अब इन्होंने प्रकृति चित्रण जो किया, ध्यान देना बेटे, वो प्रकृति चित्रण किस प्रकार का है।
ये सभी लोग दुख से आहत थे, तो इनके जीवन में जो दुख था, जो अभिव्यंजना, जब मैं बता रहा था आत्म अभिव्यक्ति, तो जो आत्म अभिव्यक्ति जो दुख था, उस दुख को इन लोगों ने समाज के आगे उसका बखान नहीं किया, समाज में नहीं किया। समाज से बाहर ये प्रकृति की शरण में गए, और प्रकृति की शरण में इन्होंने अपने दुख को प्रकृति के माध्यम से, बादल के माध्यम से महादेवी वर्मा, बादल के ही माध्यम से पंत हैं, और बेटे राम की शक्ति पूजा के माध्यम से निराला जी, आशु के माध्यम से, कामायनी के माध्यम से अगर हम बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी, चारों के चारों जो कवि हैं, उन्होंने अपने जीवन की व्याख्या या दुख को बताने के लिए प्रकृति से उचित कोई वातावरण नहीं समझा, प्रकृति के माध्यम से ये अपने दुख का बयान करते थे, क्योंकि इनका मानना था अगर हम समाज के सामने अपना दुख रोएंगे तो समाज हमारे दुख की हंसी उड़ाएगा। इसलिए इन्होंने प्रकृति को मेन माना। ग्रामश्री कविता पंत की प्रकृति की बेहतरीन कविता है। परिवर्तन कविता को उठा लीजिएगा आप, बहुत अच्छी है। पल्लव को उठा लीजिएगा आप, सारी की सारी प्रकृति से भरी हुई हैं। अब चाहे कानून कुसुम हो जयशंकर प्रसाद की, आप कोई भी उठा के देखिएगा, प्रकृति से अछूती नहीं है। निराला की जूही की कली है, कोई भी उठाइएगा आप, तो प्रकृति का इन्होंने बिल्कुल खुलकर अपने खुले मुख से विवरण किया है, कलम से विवरण किया है। बेटा दुख और वेदना की विवृत्ति, ये तो बेटा सारा जानते कि छायावाद को, छायावाद नाम छाया का मतलब दुख होता है, तो दुख और वेदना का वर्णन कह लो या विवृत्ति कह लो। तो छायावाद के कवियों में दुख देखने को मिलता है, चाहे निराला है, प्रसाद है, पंत है या महादेव वर्मा है। और महादेव वर्मा के ऊपर तो सबसे ज़्यादा प्रभाव ही वो धर्म के दुखवाद का था। तो दुख और वेदना इन कवियों की रचनाओं में हमेशा देखने को मिलती है। सरोज स्मृति में निराला की, उसके बाद बेटे राम की शक्ति पूजा में भी हताश हो जाते हैं राम, जब वो शक्ति माँ रावण की मदद कर रही होती है, तो फिर कहते हैं ना कि भी धिक्कार ऐसे दीवन को जो सदा ही करता आया शोध, है ना। तो अब कि मेरा ही हुआ विरोध, तो राम की शक्ति पूजा में निराला ने दिखाया कि भी वेदना और दुख को, सरोज स्मृति में दिखाया, आंसू में जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाया दुख को। तो बेटे उच्छ्वास जो कविता है उसमें पंत ने दिखाया है। और प्यारे बच्चों महादेव वर्मा के तो सारे के सारे जो गीत हैं वो दुख से ही हैं, वो आहत हैं, पीड़ित हैं। अब बात आती है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वो शैलीगत प्रवृत्तियाँ। एक तो ये है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, एक तो यहाँ है बेटा, और ये अगला पॉइंट है शैलीगत प्रवृत्तियाँ। ये भी अलग से कराऊंगा मैं भी, पहले ये आएगा राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। तो देखिएगा बेटे छायावाद जो है उसकी समयावधि 1918 से लेके 1936 तक मानी जाती है। अब छायावाद में एक और था जिसको बोलते हैं उत्तर छायावाद। भाई उत्तर छायावाद बाद का कुछ विद्वान 1925 से लेके 1936 तक की समयावधि को, तो कुछ विद्वान 1930 से लेके 1936 तक की जो समयावधि है उसको उत्तर छायावाद नाम देते हैं। बाद का छायावाद कह लो, नया छायावाद भी कहते हैं। तो ये जो उत्तर छायावाद था इसके जो कवि हैं उनमें माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आता है बेटे, माखनलाल जी का आता है। उसके बाद बालकृष्ण नवीन का आता है, और प्यारे बच्चों दिनकर जी का नाम आता है ना। अब ये जो कवि हैं दिनकर जी का नाम आता है, भगवती चरण वर्मा का नाम आता है ना, राम कुमार वर्मा का नाम आता है। ये जो कवि हुए हैं जैसे माखनलाल चतुर्वेदी है, दिनकर हैं या बालकृष्ण नवीन हैं, इनकी अगर आप रचनाओं को पढ़ोगे तो बेटा बिल्कुल राष्ट्रीय है। तो देखिएगा राष्ट्र प्रेम। तो छायावाद में ये नहीं कि केवल छायावाद रहस्यवाद या दुख का वर्णन हुआ या विरह का हुआ है। उत्तर छायावाद में
दिनकर की कविता उठाओ आप, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, तो बेटा देशभक्ति परक रचनाएं भी रची गई। उत्तर छायावाद के जो कवि हैं, चाहे दिनकर जी हैं, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी हैं, चाहे बालकृष्ण नवीन हैं, कि भी एक तान है ना, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक इलोरा उधर से आए एक उधर से, तो बिल्कुल देशभक्ति। कैदी और कोकिल आप उठाइएगा, माखनलाल जी की पुष्प की अभिलाषा उठाइएगा, दिनकर की एक से बढ़ के एक है रचनाएं हैं जो देशभक्ति से लबालब भरी हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की रचनाएं भी हुई हैं, लेकिन वो कवि दूसरे हैं। निराला ने भी बोला है कि भी आज फिर से शेर की मांद में आया है सियार, अंग्रेजों को कि हो जाओ सावधान ललकारिए, कि शेर की मांद में आज फिर सियार गिद्दड़ आया है। तो इन्होंने, अब जयशंकर प्रसाद के आप नाटक उठाइएगा, देशभक्ति से भरे हुए हैं। तो देशभक्ति परक रचनाएं भी इस समय देखने को मिलती हैं। अब शैलीगत प्रवृत्ति, ये जो शैलीगत प्रवृत्ति है, इसका मतलब ये है बेटे कि भाई इसमें है क्या, शैलीगत जो प्रवृत्ति है इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है या व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। इन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया, चाहे बादल को माध्यम बनाया, चाहे आसमान को माध्यम बनाया, चाहे हिमालय पर्वत को माध्यम बनाया। तो इनकी जो काव्य लिखने की शैली थी, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सीधा न कह के प्रकृति के माध्यम से लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करके एक नई शैली विकसित की, उसके माध्यम से ये अपनी बातें कहते थे। तो बेटा ये पूछ लिया जाता पेपर में। तो प्यारे बच्चों, ये है छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। हाँ, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं बेटा, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करो, दिल खोल के शेयर किया करो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और टाइम टू टाइम आपको कंटेंट जैसा मुझसे बन पड़ता है मैं देता रहता हूँ। मुस्कुराती रहेगा आप। जय हिंद में।